अभी तक सरकार लोगों को टॉयलेट में शौच के लिए जागरूक बना रही थी, लेकिन अब आलम यह है कि लोग टॉयलेट के लिए आंदोलन पर उतर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत टॉयलेट नहीं मिला, वो सरकारी दफ्तर के सामने बैठ गए। लेकिन यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। टॉयलेट की मांग कर रहे लोग लोटा, बाल्टी और मग के साथ आए थे। जिसे लोटा नहीं मिला उसने पानी की बोतल से काम चला लिया और इस तरह मर्द हो या औरत, सभी सरकारी दफ्तर के सामने शौच की मुद्रा में लाइन लगाकर बैठ गए। लोटा, मग और बोतल भी अपने सामने रख लिया। प्रशासन के सामने घंटों इसी तरह बैठकर इन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकारी अधिकारियों को ये भी बता दिया कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो अंजाम क्या होगा। जब हम लोग जाने लगेंगे तो प्रखंड गेट पर पहुंच करके जाएंगे। इन गांव वालों की समस्या ये है कि जब देश, राज्य और इलाके में स्वच्छ भारत मिशन का डंका बज रहा है और सरकार टॉयलेट बनाने के लिए मामूली ही सही लेकिन एक रकम दे रही है, तो फिर उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा। बोले थे कि 3 दिन के अंदर में सबका पैसा दे देंगे, वो 3 दिन भी आज के डेट में 2 महीना होने जा रहा है। हजारों उनके सूची के मुताबिक 1041 लाभुक को पैसा नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि स्वच्छता की इस योजना में भी भ्रष्टाचार के कीड़े लग गए हैं। इलाके के जिस कर्मचारी पर टॉयलेट के लिए लोगों के नाम फाइनल करने और फाइल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, आरोप है कि हर एक टॉयलेट के लिए उसकी मांग 2000 रुपए की होती है। ये 2-2000 रुपया के चक्कर में ये विकास मित्र नहीं विनाश मित्र है। 2-2000 रुपया लेने के चक्कर में लाभुक के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। लोटा, बाल्टी और मग लेकर सरकारी दफ्तर के सामने पहुंचे गाँव वालों ने अधिकारियों को चेता दिया, अगर जल्द ही टॉयलेट के पैसे खाते में नहीं पहुंचे तो लोगों का इरादा इस दफ्तर परिसर को ही शौचालय में तब्दील करने का है। निर्भया केस के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी की सजा देने के लिए कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से सजा में हुई देरी को लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। निर्भया की मां ने फांसी में हुई देरी के लिए केजरीवाल सरकार और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहरा दिया और विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्भया की मां का ये आरोप तूल पकड़ गया कि जब 2012 में घटना हुई, यही लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया, काली पट्टी बांधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की, खूब नारे लगाए। लेकिन आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपने रोक दिया, कोई कह रहा है कि हमें पुलिस दे दिए, मैं 2 दिन में दिखाऊंगा। तो मैं अब जरूर कहना चाहूंगी कि ये अपने फायदा के लिए उनकी फांसी को रोके हैं। लाजमी था कि दिल्ली के चुनावी माहौल में आशा देवी के इस आरोप से सियासी उबाल आ गया। सबसे पहले सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार का बचाव किया। उनको या तो कोई मिसगाइड कर रहा है या जो है, लेकिन कोई हमारी सरकार क्यों उसको डिले करने की कोशिश करेगी। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दी जाए। इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली सरकार का तो हार्डली कोई रोल है। ना पुलिस हमारे पास है, ना लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। हमारा इसमें रोल ही क्या है। हमारा तो केवल फाइल इधर से आती है उधर भेज देते हैं, उधर से फाइल आती है इधर भेज देते हैं। सारा रोल केंद्र सरकार का। निर्भया की मां ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इससे पहले ही बीजेपी ने निर्भया केस में फांसी में हो रही देरी को दिल्ली में चुनावी मुद्दा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद 14 दिन में नोटिस देना था, ये क्यों नहीं याद आया। अगर 14 दिन में वो नोटिस दे देते तो आज तक उनके अपील वगैरह सब खारिज होके वो फांसी भी लटक चुके होते। वो फांसी नहीं लटकी, इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो इसीलिए कहा कल जावड़ेकर जी के लिए भी कि उनका परिवार जिस सदमे से गुजरा है, पूरे देश की संवेदना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संवेदना उनके साथ में रही हैं और वो घर से सूचित होकर कुछ कहें, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जब निर्भया की मां ने खुलकर इस मामले में सियासत का आरोप लगाया तो बीजेपी ने एक बार फिर से मोर्चा खोला। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने जुवेनाइल ऑफेंडर को पुनः स्थापित करने के लिए पैसे भी दिए। क्या तब उनको निर्भया के केस की चिंता नहीं हुई? जो आज ब्लेम गेम कर रहे हैं, उनसे पूछने की जरूरत है कि निर्भया के बलात्कारी के लिए इतनी संवेदना अरविंद केजरीवाल के मन में क्यों है। हालांकि निर्भया की मां ने जिस तरह आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों पर निशाना साधा, उसके बाद उनके कांग्रेस ज्वाइन करने और चुनाव में उतरने की चर्चा भी गर्म हो गई। निर्भया केस के दोषियों को फांसी देने के लिए 1 फरवरी की तारीख तय हो गई है। इसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने जो डेथ वारंट जारी किया था उसमें फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई।
इससे पहले राष्ट्रपति ने दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज कर दिया। दया याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने फांसी के लिए 14 दिन का वक्त देते हुए फांसी के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की। लेकिन फांसी की ये तारीख भी आगे टल सकती है, क्योंकि अभी 2 दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं दी है। 31 जनवरी तक दोनों दोषियों के पास दया याचिका देने का विकल्प बचा हुआ है। अगर उससे पहले दया याचिका दी जाती है तो फांसी की सजा आगे बढ़ सकती है, टल सकती है। फरवरी की जो डेट दी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस डेट में उनको हैंग किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आज एक बात बोली है कि जो अदर 3 कन्विक्टेड थे मुकेश के अलावा, उन्होंने फाइल नहीं किया मर्जी पिटीशन, तो वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं। और मुझे जैसे लगता है कि अगर अगली डेट में ये डिले टैक्टिक यूज करने की कोशिश करेंगे, 1 फरवरी को अगर ये एग्जीक्यूशन को चाहेंगे कि आगे और डिले हो जाए, तो डेफिनेटली अगर ये कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट अब इनको कोई रिलीफ नहीं देगा। वहीं निर्भया की मां आशा देवी ने फांसी की तारीख आगे बढ़ने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 7 साल से सिर्फ तारीख मिल रही है। निराशा हो रही है कि जिस तरह से हमें 7 साल से तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज वो उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई। कोर्ट से भी, सरकार से भी, अपने पूरे सिस्टम से ही। गुजरात के वडोदरा में पतंगबाजी में घायल पक्षियों का इलाज किया गया। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण के त्योहार के दौरान पतंग के मांझे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए खास करुणा अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान के टोंक में पाकिस्तान से आकर बसी नीता कंवर नटवाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ रही है। नीता 2001 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जोधपुर आई थी और अब वो भारतीय नागरिक हैं। नेशनलिटी अभी मुझे 4 मंथ्स पहले मिली और अभी मैं ये इलेक्शन लड़ रही हूँ सरपंच के। पटना के सब्जीबाग इलाके में CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान तेज प्रताप ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। जितना हिंदुओं ने साथ दिया उतना उससे मुसलमानों ने भी साथ देने का काम किया, सिखों ने भी साथ देने का काम किया। दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में समाजसेवी मेधा पाटकर और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी पहुंचे। मध्य प्रदेश के हरदा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल को 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया गया है। सुदीप पर हत्या और मारपीट के 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शेयर बाजार में मिला जुला कारोबार हुआ। सेंसेक्स 12 अंक चढ़कर 41,945 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 3 अंक गिरकर 12,352 पर बंद हुआ। कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के जवानों को भीषण बर्फबारी के बीच मुस्तैद रहने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जवानों को बर्फीले एवलांच से बचने का तरीका सिखाया गया। लिहाजा देखिए कैसे गुलमर्ग में बर्फीले मौसम के बीच जवान हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस स्कूल में जवानों को खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने, स्नो स्कीइंग और बाकी चीजों की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में शरीक हुए जवानों को ग्रुप्स में बांटा गया। देखिए कैसे ट्रेनिंग के दौरान जवानों ने बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से एक सुरक्षा घेरा बनाना सीखा, ताकि जवान इसके अंदर खड़े होकर आसमान से गिरती बर्फ के बीच पहरा दे सकें और दुश्मन अगर उन पर हमला करे तो वो इसके पीछे खड़े होकर खुद का बचाव कर सके। इसके बाद जवानों ने पतले पतले लोहे के सरियों से छेद कर पहले बर्फ को काटा और फिर एक गुफा तैयार की, जिसके अंदर बैठकर वो इस बर्फीले मौसम में थोड़ी देर आराम कर सके। हालांकि ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार में सिर्फ 2 से 3 जवान ही अंदर आराम कर सकते हैं। लेकिन बर्फीले मौसम में इस तरह की गुफाएं दुश्मन से तो बचाती ही हैं, साथ ही एवलांच आने पर भी जवानों के लिए ये गुफाएं काफी मददगार साबित होती हैं। दरअसल जब ऊंची पहाड़ियों से बड़ी मात्रा में बर्फ की चट्टानें गिरने लगती हैं, तो वो एवलांच कहलाता है। एवलांच बर्फीले तूफान की तरह नजर आता है, जिससे बचने के ही तरीके जवानों को सिखाए गए और ये भी बताया गया कि अगर कोई जवान इस एवलांच में बर्फ के नीचे दब जाए तो उसे ढूंढना कैसे है। देखिए कैसे जवानों को सिखाया गया कि पहले सरिये से बर्फ काटनी है और फिर साथी जवान को बर्फ से निकालकर उसे अच्छी तरह कवर करना है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, ताकि जल्द से जल्द उसे इलाज मिल सके। कश्मीर में तैनात ज्यादातर जवानों के लिए ये ट्रेनिंग इसलिए भी काफी अहम है, क्योंकि वहाँ इस मौसम में बर्फीले तूफान आते हैं और इन तरीकों से वो खुद को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों और अपने साथियों की मदद भी कर सकते हैं। गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन इस बीच 2 अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। 2 दिन पहले गाजियाबाद में गौरव चंदेल की कार मिली थी।
अब पता चला है कि गाजियाबाद में कार छोड़ने से पहले बदमाशों ने उसी रात लूट की एक और वारदात को अंजाम दिया था और शक है कि लूट की उस वारदात में गौरव चंदेल की कार इस्तेमाल हुई। आरोपियों ने 14 जनवरी की रात गाजियाबाद के ही कविनगर इलाके में चिराग नाम के शख्स से लूटपाट की और उसकी टियागो गाड़ी लेकर फरार हो गए। एक मैरोली स्टेशन के पास कुछ अज्ञात 2-3 व्यक्तियों द्वारा जो कार पे सवार थे उनके गाड़ी पे टक्कर मारी गई और उसके बाद उनकी गाड़ी की लूट की घटना को अंजाम दिया और साथ में पर्स और उनकी चेन भी छीनी गई। इस संबंध में मुकदमा भी थाना कविनगर में पंजीकृत किया गया है और जल्द ही घटना के अनावरण के प्रयास किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों गाड़ियां लेकर बदमाश गाजियाबाद के आकाश नगर इलाके में दाखिल हुए। वहां गौरव चंदेल की गाड़ी छोड़ दी और चिराग की कार पर भाग निकले। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें दोनों गाड़ियां एक साथ जाती नजर आईं। तो कुल मिलाकर वो नोएडा और गाजियाबाद में हाईवे पर ही मौजूद थे। ये जो चीज है ये पुलिस पर सवाल खड़े करती है क्योंकि बेहद ही हाईलाइटेड मामला है और उस बीच अगर गौरव चंदेल की गाड़ी उनके पास थी वो भी बिना नंबर प्लेट की थी क्योंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं था, उससे तमाम जो एविडेंस है मिटाने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस की निगाह उस गाड़ी पर क्यों नहीं पड़ी। पहले नोएडा में गौरव चंदेल की हत्या की गई और उसके 8 दिन बाद गाजियाबाद में एक दूसरे शख्स से लूटपाट की गई। पुलिस चिराग से पूछताछ के बाद बदमाशों की जानकारी हासिल करने में जुटी है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे गाजियाबाद के ही मिर्ची गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस कई एंगल्स पर जांच कर रही है। उन एंगल्स की अगर बात करें तो मिर्ची गैंग का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में आशु जाट नाम के बदमाश का नाम सामने आ रहा है जो साल 2009 से मिर्ची गैंग चलाता है और उसका लूट करने का तरीका कुछ इस तरह का ही है जिस तरह से गौरव चंदेल हत्याकांड अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के जिस इलाके में गौरव चंदेल की कार मिली है वहां से आशु का गांव करीब है और वो इस इलाके से अच्छी तरह परिचित भी है। डॉक्टर बॉम्ब के नाम से कुख्यात मुंबई से लापता हुआ आतंकी जलीस अंसारी यूपी के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने अंसारी के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि वो देश से भागने की फिराक में था। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि जलीस अंसारी यूपी के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन कानपुर में एक मस्जिद से निकलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1993 में राजस्थान बम धमाका मामले में कोर्ट ने अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद वो अजमेर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पेशे से डॉक्टर जलीस अंसारी पिछले महीने अजमेर की जेल से 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन अपनी पैरोल खत्म होने के एक दिन पहले ही वो लापता हो गया। इसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं थी और घर वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अंसारी का नाम देश के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा बम धमाकों में शामिल था। इसी वजह से जलीस अंसारी को डॉक्टर बॉम्ब कहा जाने लगा। अंसारी को सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में बॉम्ब रखने के आरोप में सीबीआई ने साल 1984 में गिरफ्तार किया था। आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम का विधानसभा चुनाव में निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विधानसभा चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम तय नियम के मुताबिक उम्र से कम थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू वीसी के खिलाफ शहर के अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बीएचयू के कुलपति को हिंदी विरोधी बताते हुए इस्तीफे की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में प्रवेश करने के दौरान इंजीनियर की सुरक्षा गार्डों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी के गौरव चंदेल मर्डर केस में मिर्ची गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की जांच टीम मिर्ची गैंग के सरगना प्रवीण उर्फ आशु जाट को प्राइम सस्पेक्ट मान रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.7% कर दिया। यूएन के इस अनुमान से भारत को झटका लगा है क्योंकि ये पहले के अनुमान से कम है। पटना में गांधी मैदान में 19 जनवरी को होने वाले जल जीवन हरियाली अभियान के लिए रिहर्सल किया गया, जिसमें पटना के कमिश्नर, डीएम, एसएसपी से लेकर आम जनता ने मानव श्रृंखला बनाई। आप वहाँ बैठ कर देखेंगे और बच्चों के साथ साथ यूपी के बलरामपुर में यात्रियों से भरी एक बस पुल से गिर गई, जिसमें सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। आजादी की पहले से यूपी पुलिस की खास साथी रही 303 बोर राइफल गणतंत्र दिवस की परेड पर आखिरी बार पुलिस कर्मियों के हाथों में नजर आएगी।
इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट की मदद से जहां नेटवर्क नहीं होगा वहां भी सिग्नल मिलेगा। विलियम शेक्सपियर की सभी कृतियों का पंजाबी में अनुवाद करने वाले सिख इतिहासकार और लेखक सुरजीत हंस का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक 1 साल पहले दिल्ली के खयाला इलाके में तिहरे हत्याकांड के एक मोबाइल वीडियो ने इस बात की तस्दीक की थी कि राजधानी दिल्ली में कानून का जरा भी खौफ नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था कि पड़ोसियों से मामूली विवाद में एक शख्स ने बारी बारी से एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकुओं से बेखौफ होकर वार कर दिया था। इससे एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति और बेटा घायल हो गए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। घटना के 1 साल बाद सुनीता, वीरू और आकाश की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और परिजनों ने आरोप लगाया कि न तो केजरीवाल सरकार ने और न ही किसी और नेता ने उनकी इस मामले में मदद की, जबकि उनका परिवार चाय की दुकान चलाकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि दिल्ली चुनाव में उनका समाज किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। ये ख्याला में 1 साल पूर्व ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, उसमें ना तो केजरीवाल ने कुछ किया, ना केंद्र सरकार से कोई सहायता मिली है। ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये किसके सहारे जिएंगे? और इनको कुछ आर्थिक मदद जो केजरीवाल जेएनयू में कोई दंगा होता है तो कन्हैया को 50 लाख का चेक दे देता है, दिल्ली में कहीं आग लगी होगी तो केजरीवाल जाके वहाँ 10-10 लाख के चेक दे देता है। तो ये परिवार नहीं दिखा, कराड़ समाज का परिवार नहीं दिखा उसको। दिल्ली के अंदर हमारी 10 से 14 लाख तक की पॉपुलेशन है, उसको ये नहीं दिखा। आने वाले चुनाव में कराड़ समाज कोई भी वोट नहीं करेगा उसको। मेरे भाई का सामने वाली पार्टी ने मर्डर कर दिया। हम कितनी बार थाने गए, पहले तो हमको बता ही नहीं रहे थे, बताने के बाद में हमने धरने भी दिए हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राघव चड्डा जी से मिले है, गौतम जी से मिले है, वो यही कहते हैं हम मिला देंगे, सहायता कराएंगे। बच्चे अभी तक 2 बच्चे बचे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है, न कभी पुलिस पूछने आती है कि वो बच्चे कहाँ हैं, न कोई सरकार का बंदा आता है। वहाँ उस इलाके का जनरल सिंह विधायक है, उसने भी दोबारा हमको कभी न हमारे घर पे आया, जब ये कह के गया था ये मैं बच्चों को शिक्षा दिलाऊंगा, मैं उसको दाखिला दिलाऊंगा, मैं इनके लिए पैसा दिलवाऊंगा, ऐसा कोई हमको सहायता अभी तक नहीं मिली है। अपने वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की बदौलत धोखे से परमाणु हथियार हासिल करने की पाकिस्तान की करतूत से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब्दुल कादिर खान ने कनाडा से परमाणु तकनीक चुराकर न केवल पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया, बल्कि इसे ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को बेच भी दिया था। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर स्मगलिंग और मिसाइल टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से तौबा नहीं की, लेकिन अब उसे अमेरिकी तकनीक की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। दरअसल रावलपिंडी में मौजूद एक कंपनी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े 5 पाकिस्तानियों पर अमेरिका में आरोप लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए अमेरिकी तकनीक की स्मगलिंग की है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक ये 5 पाकिस्तानी कनाडा, हांगकांग और ब्रिटेन में रहते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये पाकिस्तानी कंपनी अमेरिका से न्यूक्लियर और मिसाइल तकनीक से जुड़े सामानों का निर्यात बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के ही करवाती है, जो अमेरिकी कानून का खुला उल्लंघन है। 5 पाकिस्तानियों पर खरीदार का झूठा नाम बताकर अमेरिकी उत्पादों को पाकिस्तानी कंपनियों के पास भेजने का आरोप है। हालांकि अभी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 16 साल पहले ठीक इसी महीने पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्मगलिंग स्कैंडल पकड़ा गया था। उसमें पाकिस्तानी वैज्ञानिक A.Q. खान का नाम सामने आया था। उसी A.Q. खान ने डच कंपनी रैंको से सेंट्रीफ्यूज चुरा लिया था, जिसके दम पर पाकिस्तान ने 1980 में परमाणु बम बना लिया था। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और चीन को भी भेज दी। आरोप है कि खान ने लीबिया और ईरान को भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की थी। पंजाब विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया। पंजाब CAA के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पास करने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गौरव चंदेल मर्डर केस में पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि बदमाशों ने गौरव चंदेल को कार से बाहर गोली मारी थी, क्योंकि कार के अंदर खून के निशान नहीं मिले हैं। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलने वाली देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। अमेरिका ने माना है कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने 7 जनवरी को अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 22 मिसाइलें दागी थी, जिसमें 11 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे।
अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड वॉर के चलते चीन की जीडीपी की रफ्तार 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर 6.1% पर आ गई है। लव आजकल फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली की नई फिल्म लव आजकल का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें अभिनेत्री सारा अली खान और अभिनेता कार्तिक आर्यन लीड रोल में। के बीच में बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ब्रदर्स के लेटेस्ट सॉन्ग में पति निक जोनस के साथ नजर आई। इसमें निक के दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के साथ मुंबई की ग्रैंड हयात होटल में अमेजॉन प्राइम वीडियो के एक इवेंट में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, विद्या बालन, फरहान अख्तर समेत बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। असल जिंदगी पर बनी हॉलीवुड फिल्म जस्ट मर्सी रिलीज हो गई है। ये कहानी वॉल्टर जॉनी डी की है, जिस पर एक 18 साल की बच्ची के कत्ल का झूठा इल्जाम लगा था। Each of us is more than the worst thing that we've ever done. I know what it's like to be in the shadows. It's my dad. He did nothing wrong. भारत और जापान के संबंधों को और मजबूती देने के इरादे से दोनों देशों की नेवी ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नाम का साझा युद्धाभ्यास किया, जिसमें जापान और भारतीय नौसेना के 4 जहाजों ने हिस्सा लिया, जो चेन्नई तट से 50 समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी में एक अपहरण किए गए जहाज को दुश्मनों से छुड़ाने पहुंचे। एक ओर भारतीय नेवी के समुद्री जहाज थे, तो दूसरी ओर जापानी एहिगो PLH-08 था। जापान कोस्ट गार्ड का एक पोत साझा अभ्यास के लिए 13 जनवरी को चेन्नई पहुंचा था, जो देखिए कैसे अपहरण किए गए जहाज को छुड़ाने के इस अभियान में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में अब बारी थी नौसेना के डोनियर हेलीकॉप्टर की। देखिए कैसे हवा में उड़ते इस हेलीकॉप्टर ने पहले रस्सी के सहारे पोत से कुछ जरूरी निर्देश लिए और फिर उड़कर उस जहाज की ओर बढ़ गया, जिसे डमी के तौर पर दुश्मनों ने अपने कब्जे में ले रखा था। दरअसल डोनियर हेलीकॉप्टर को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो एक शिकारी बाज की तरह आसमान से अथाह समुद्र पर पैनी नजर रख सके। इन हेलीकॉप्टर के मजबूत पर और पंजे की मजबूत पकड़ इसे शिकारी पक्षी के गुणों वाला बनाती है। इसीलिए आसमान में ये आगे आगे और एक बड़ा जहाज इसके पीछे, जबकि 2 जहाज अगल बगल चलते हुए दुश्मन के करीब और करीब पहुंच रहे हैं। दरअसल हिंद महासागर में बढ़ती चीन की मौजूदगी के मद्देनजर भारत और जापान का साझा अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। लिहाजा भारत भी अपने युद्धपोतों की मिशन आधारित तैनाती कर रहा है, ताकि न सिर्फ चीन बल्कि दूसरे देशों की गतिविधियां भी पता चल सके। इसीलिए यह साझा ऑपरेशन खासा मायने रखता है। देखिए कैसे भारत और जापान के जहाज अब दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और लगातार दुश्मन को चेतावनी देते हुए उसके जहाज के आसपास गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। इसी दौरान नौसेना का डोनियर हेलीकॉप्टर भी दुश्मन के जहाज के ठीक ऊपर मंडरा रहा है, यानी दुश्मन को अब सरेंडर करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इतने पर भी दुश्मन ने सरेंडर नहीं किया, तो दुश्मन के करीब मौजूद एक भारतीय जहाज ने एक के बाद एक कई गोले दागे और डराने की कोशिश की कि अब उसके पास भागने का कोई चारा नहीं है। इस बीच कुछ भारतीय तटरक्षक स्टीमर के सहारे भी दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब दुश्मन ने पलटवार किया तो नौसैनिकों ने बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। लिहाजा नौसेना का एक डोनियर हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने पहुंचा और पहले एक रस्सी नीचे डाली, जिसे डूबते नौसैनिक ने पकड़ लिया और उसके सहारे ऊपर आने लगा। इस दौरान हेलीकॉप्टर पर बैठे उसके सहयोगियों ने रस्सी को जल्दी से खींचकर उसे ऊपर उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, ताकि वो दुश्मन की गोलियों का शिकार न बन पाए।
इसके बाद हवा का रुख देखते हुए अपहरण किए गए जहाज के आसपास आग लगाई गई और ये एहसास कराया गया कि अब सारे रास्ते बंद हैं और भागने का कोई चांस नहीं। फिर एक बड़ा जहाज धीरे धीरे खतरे को भांपकर पानी की बौछार करता हुआ दुश्मन के जहाज के करीब पहुंचा और इसके बाद दुश्मन के जहाज से बंधकों को छुड़वाया गया, साथ ही उनके जहाज को कब्जे में ले लिया गया। We have been conducting exercise every year, and this year is the 19th exercise under the code name of Sayo Keijin. そしてスキルの高さを改めて実感をしたところです。नेवी का यह साझा ऑपरेशन आपके लिए इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने नेवी ऑपरेशंस फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन इस युद्धाभ्यास में आपको देखने को मिला कि कैसे नेवी समंदर में सैकड़ों मील दूर खोज, खुद का बचाव, बेहतर कौशल के साथ दुश्मन से लोहा लेती है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दिल्ली में 70 में से 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए 26 उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है। इसके अलावा पिछले चुनाव में जीते 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 11 उम्मीदवार एससी वर्ग से हैं और 4 महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जहां से अरविंद केजरीवाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये विजेताओं की टीम है और हम पूर्ण बहुमत से 2020 का विधानसभा जीतने की तरफ अग्रसर हैं। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडा पे आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सीनियरिटी देख के, उनका काम देख के, उनका पार्टी का परफॉर्मेंस देख के 57 सीटों की उम्मीदवारी घोषणा हो गई है। बची हुई 13 सीटें ही बहुत ही जल्दी हम घोषणा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में साईं बाबा की जन्मभूमि का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे के परभणी जिले के पाथरी गांव को साईं की जन्मस्थली बताने से शिरडी के लोग नाराज हो गए और उन्होंने 19 जनवरी से शिरडी में बेमियादी बंद का ऐलान कर दिया। इस लिहाज से हाल के सालों में ये पहला मौका होगा जब शिरडी के साईं बाबा की जन्मभूमि के स्थान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। नाराज लोगों ने विरोध के तौर पर 19 जनवरी से शिरडी में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर दी है। लोगों का कहना है कि पाथरी का विकास कराने में उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जगह की पहचान साईं की जन्मस्थली के तौर पर नहीं हो सकती। बाबा कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये किसी को पता नहीं। सिर्फ बाबा शिरडी में आए, शिरडी में रहे, लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार मिला और बाबा की समाधि यहाँ पर है। इसको ही अधिकृत स्वरूप है, इसलिए कुछ लोग इसके पीछे है जो कि षड्यंत्र करते हैं। हमेशा बाबा के बारे में कुछ गलत फहमियां या साईं भक्तों में फैलाते हैं और उसके कारण उनकी दुकान चलती। शिरडी के साईं बाबा पर हिंदुओं और मुस्लिम दोनों की समान रूप से आस्था है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में शिरडी तेजी से चर्चा में आया है और अब रोजाना हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद नई राजनीति शुरू होने की आशंका है। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परभणी जिले के पाथरी को साईं बाबा की जन्मस्थली बताया था और पाथरी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजेट दिए जाने की घोषणा की है। तिचा मला नक्कीच सांगायला आनंद होतोय की पाथरी येथे साई जन्मस्थान जे आहे तिथे सुद्धा आम्ही एक विकास आराखडा केलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन होऊन ते सुद्धा एक क्षेत्र तीर्थक्षेत्रासारखं आम्ही विकसित करतो। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिरडी के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि कुछ लोग इससे विकास होने का दावा कर रहे हैं। ये वो साईं बाबा का जो पैदाइश वो पाथरी में हुई थी और ये पाथरी के बच्चे को मालूम है कि साईं बाबा का घर यहाँ पर था, घर है, उसी जगह पर मंदिर की तामीर हुई, वहाँ पर हमने मंदिर बनाया। शिरडी साईं बाबा जब तक सशरीर पृथ्वी पर रहे तब तक लोगों की मदद करने के लिए जाने गए। शिरडी उनकी कर्मस्थली रही और यहीं उन्होंने देह त्याग दी। इसके बाद साईं के भक्तों ने बाबा के लिए मंदिर का निर्माण किया और श्रद्धा सबूरी के मंत्र के साथ देश भर में अलग अलग स्थानों पर साईं बाबा के मंदिर नजर आने लगे, जहां हर गुरुवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है। वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के बाद कथित तौर पर साईं बाबा की जन्मस्थली पाथरी के लोग खुशी से झूम उठे और जश्न मनाने लगे। दरअसल ये माना जाता है कि महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था, जो शिरडी से लगभग 275 किलोमीटर दूर है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हुए उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव में होना बताते हैं। साईं बाबा के जीवन पर लिखे हुए ग्रंथ साईं चरितमानस में साईं बाबा का जन्मस्थान पाथरी बताया गया है।
वहीं शिरडी के लोगों का कहना है कि साईं बाबा ने कभी नहीं बताया कि उनका जन्म कहां हुआ था। पाथरी के लोगों का आरोप है कि शिरडी के कारण ही उनका विकास नहीं हो पा रहा है। पाथरी की जनता का कहना है कि अगर उनके यहां विकास हुआ तो शिरडी को निश्चित तौर पर आर्थिक नुकसान होगा। कहा जाता है कि 1918 में दशहरे के दिन बाबा ने शिरडी में समाधि ले ली। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी मरलीना ने पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरलीना ने दक्षिण दिल्ली की कालकाजी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और कहा कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिल्ली में अगर एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रियंका गांधी रोड शो के साथ साथ कुछ इलाकों में पदयात्रा भी करेंगी। कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद ने निर्भया की मां आशा देवी पर ट्वीट करके दावा किया कि आशा देवी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। उनके इस ट्वीट के बाद निर्भया की मां के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें बढ़ गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की शनिवार को बैठक होगी, जिसमें पार्टी दिल्ली की 70 में से कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर के 2015 के निर्वाचन को रद्द कर दिया। उन्हें अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने का दोषी पाया गया। हालांकि सिंह को आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर श्रीनगर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द होने के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के आला नेताओं पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने उसी समय पार्टी के भीतर तोमर का विरोध किया था। दिल्ली छोड़ने की डेडलाइन पूरी होने से पहले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक बार फिर जामा मस्जिद पहुंचे और जुम्मे की नमाज के बाद वहां सीढ़ियों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। चंद्रशेखर को जामा मस्जिद पर ऐसा ही प्रदर्शन करने पर 21 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस की अनुमति के बगैर सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था। भीम आर्मी प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि वो 4 हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे। लेकिन शुक्रवार की रात 9 बजे दिल्ली छोड़ने से पहले चंद्रशेखर फिर जामा मस्जिद पहुंचे। साथी को खत्म करने का एक तरीका हिंदुस्तान के आवाम ने कर दिया था। ये तहरीक जामा मस्जिद पर चंद्रशेखर ने सीएए के खिलाफ भाषण दिया और साथ ही कौमी एकता के नारे भी लगाए। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहां बैठे हुए लोगों का हौसला हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस धरना खत्म करने की लगातार अपील कर रही है, लेकिन यहां पर लोग अपनी जगह पर ही डटे हुए हैं। अब समाज के कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। वहीं शाहीन बाग के रहने वाले ही कुछ लोग प्रदर्शनकारियों को समझाने में भी लगे। कुछ का कहना है कि वो 2-3 दिन में स्कूल बसों के लिए रास्ता खुलवा देंगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अब शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन से बीजेपी को फायदा हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में एक हफ्ते में 6 लड़कियों का अपहरण हुआ, जबकि पिछले 2 महीने में 50 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण हो चुका है। सिरसा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है और लगातार बच्चियां जो है किडनैप हो रही है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बार फिर इस सवाल को उठाया है और बीते 6 दिनों में, अगर कहा जाए 1 हफ्ते में 6 लड़कियां किडनैप की गई है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा है, इनसे बात करते हैं। सिरसा साहब, अगर हम बात करें बीते कुछ महीनों की कुछ और 2-4 दिनों की, तो कितनी लड़कियां और किन किन प्रोविंस से गिरफ्तार किडनैप? देखिए, पिछले 2 महीनों में ये 50 लड़कियां सिंध से और पंजाब से, ये 2 स्टेटों से अगवा की गई हैं और इसमें 90% बच्चियां जो हैं वो सिंध प्रोविंस से हैं। और मैं अगर बात करूं पिछले 1 हफ्ते में, तो पिछले 1 हफ्ते में मेरे पास ऐसे 6 नाम हैं जो केवल पिछले 1 हफ्ते के हैं और इसके अलावा कितने ऐसे होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं आए होंगे। ये है और इसको 14 साल की बच्ची है,
इसको अगवा किया गया। ये जवाकाबाद जो पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है जवाकाबाद, वहां पे उसके पिता ने कल जाके जब एसपी से बात की तो एसपी ने कहा 4 दिन बाद आना, तेरी बेटी वापस करा देंगे।